तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने बायोफार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 4 के बारे में। बाकी देखिए इस यूनिट 4 को भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा कवर करेंगे। बाकी देखिए मिलेंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को इस वीडियो में। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हम देखेंगे। और बाकी यहाँ पे इसके अलावा जो भी हमारी बाकी वीडियोज़ हैं वो हम लोगों ने अपलोड कर दिया। इस वीडियो के साथ हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स भी कंप्लीट हो जाती है और नोट्स यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाकर एक्सेस कर सकते हो। बाकी खुद से बनाइए, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि यूनिट 4 को पढ़ने से पहले आप लोग यूनिट 3 जरूर पढ़ लीजिए, वरना कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। मतलब अगर आप गलती से भी ये सोच के आए हो कि यूनिट 3 आप स्किप कर रहे हो और यूनिट 4 आप लोग पढ़ने वाले हो, तो मत पढ़िए, ठीक है। यूनिट 4 में मत पढ़िए क्योंकि समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले यूनिट 3 देख लीजिए, फिर यहाँ पे यूनिट 4 को आप लोग देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 4 बेसिकली हमारा मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल के ऊपर है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो है मल्टी कंपार्टमेंट में 2 कंपार्टमेंट मॉडल जो हमारा टाइप होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेबस है, तो इसमें बेसिकली आप लोग का सिर्फ एक ही मॉडल यहाँ पे दे रखा है और वो है हमारे यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट मॉडल ओपन मॉडल फॉर आईवी बोलस। सिर्फ यही मॉडल दे रखा है, बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे हो सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी से आता है, तो हम लोग इसी पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा कि हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा 2 कंपार्टमेंट मॉडल होता है तो उसमें क्या होता है, एक हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, सेंट्रल है ना, और एक हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट होता है। अब देखिए भाई अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो है अगर आईवी बोलस का ना हो के किसी और दवा का होता, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे टैबलेट्स वगैरह का होता, तो हम लोग कैसे दिखाते, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते कि सबसे पहले हमारी दवा जो है आती है ना, यहाँ पे एब्जॉर्ब होती और फिर यहाँ पे क्या होता है कि आने के बाद यहाँ से यहाँ जाती, ठीक है। अब ये हमारा रिवर्सिबल होता तो यहाँ से यहाँ भी होता और उसके बाद यहाँ इस सेंट्रल से क्या होता है, एलिमिनेट हो जाती। अब इसके लिए के अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला कंपार्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया। अगर ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ यूनिट 3 पहले देख लीजिए, वरना फिर कुछ भी नहीं पढ़ने वाला। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं कि 1 से 2 में जा रही है तो हम लोग लिखेंगे K12 और फिर इधर 2 से 1 में आ रही है तो हम लोग लिखेंगे K21 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे K10 मतलब कि खत्म हो जा रही है। और यहाँ पे देखिए सिंस यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं आईवी बोलस, यानी कि आईवी के थ्रू हम लोग दे रहे हैं, वो भी एक बार में पूरी दवा दे रहे हैं, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फेस यहाँ पे स्किप हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एरो नहीं बनाते हैं। तो इस तरह का हमारा मॉडल हमारा बन जाता है 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवी बोलस। तो यही हमारा एग्जैक्ट मॉडल हमें देखने को मिलता है। अगर आप लोग देखो तो ये आप लोग का मॉडल है, ठीक है, जिसमें हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट, पेरिफेरल, ये K12, ये K21 और ये K10। तो यहाँ पे देखिए बस वही चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं है। 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवी बोलस। तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा एक फार्माकोकाइनेटिक मॉडल है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं हमारा ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को दिखाने के लिए। जब भी हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल इंट्रावेनस रूट से जब हम लोग जो है ड्रग देते हैं तो कैसे हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे एलिमिनेट होती है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे ये मॉडल डिजाइन करते हैं। और इसमें हमारे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट, एक होता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट। अब सेंट्रल हमारा क्या होता है, सेंट्रल में हमारा जो ब्लड है जो बहुत ही हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं, यानी जहाँ पे हमारा ब्लड जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट पे जो है कह सकते हो परफ्यूज रहता है। तो जैसे हार्ट, लिवर, किडनीज, ये सारे हमारे हो गए। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ड्रग जो है डायरेक्टली, यानी कि देखिए सबसे पहले हमारा ड्रग इन्हीं सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल से हमारा पेरिफेरल में जाता है, यानी कि देखिए पहले ड्रग हमारा सेंट्रल में आता है ना, सबसे पहले जब आईवी के थ्रू दवा आई तो सेंट्रल में आई और फिर सेंट्रल से हमारी पेरिफेरल में जाती है और ये रिवर्सिबल होता है, पेरिफेरल में जाती भी है और फिर यहाँ से वापस भी आती है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पेरिफेरल में क्या होता है, पेरिफेरल हमारा लेस परफ्यूज टिश्यू जैसे कि मसल, फैट, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल और पेरिफेरल के बीच में, यानी कि देखिए बिटवीन, यानी कि इससे इसमें भी जाता है और यहाँ पे वापस भी आता है, ये रिवर्सिबल होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ एजम्पशन यहाँ पे लेकर चलते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ड्रग इज रैपिडली इंजेक्टेड एज अ बोलस, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें सब हम लोग जो है ड्रग को रैपिडली इंजेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर मान लीजिए यही आईवी रूट है लेकिन अगर इन्फ्यूजन है तब हम लोग एरो बनाएंगे, ये सिर्फ हमारा आईवी बोलस के लिए होता है जहाँ पे हम लोग ये एरो नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट 3 आप लोगों ने देखी होगी। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ड्रग एलिमिनेशन अकर्स ओनली फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रग भले ही यहाँ पे सेंट्रल से पेरिफेरल में जाती है लेकिन एलिमिनेशन इसी से होता है, ठीक है, यहाँ से एलिमिनेशन नहीं होगा। और अगर हम लोग देखें तो ड्रग मूव्स बिटवीन कंपार्टमेंट विया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और यहाँ पे देखिए जो भी ड्रग का मूवमेंट है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा इस मॉडल के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कुछ चीज़ें समझेगा कि देखा जाए तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ इक्वेशंस वगैरह देखेंगे जो कि आप लोग को हो सकता है बिल्कुल समझ में ना आए,
तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात आप लोग को कुछ चीज़ें याद तो करनी ही पड़ेंगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप लोग को इक्वेशन मतलब कहना नहीं चाहिए, पर रटना पड़ेगा, ठीक है, उससे आप बच नहीं सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए फिर भी आप लोग जो है सोच रहे हो कि आप लोग को रटना भी ना पड़े, और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आप यहाँ पे स्किप नहीं करके आना चाहते हो, थोड़ा सा लेंदी बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आप लोग एक कंटेंट और ऐड कर सकते हो, और वो है हमारा यहाँ पे ये आप लोग बना के लिख सकते हो टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो है टू कंपार्टमेंट मॉडल। तो ये आप लोग जो है इसमें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन का जो है ये है नहीं, बट यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। अब इसमें आप लोग को 3 टाइप बना देने हैं। पहला टाइप हमारा हो जाएगा, कह सकते हो इसमें आप टाइप 1 लिख देना, बस कुछ नहीं, टाइप 1 मॉडल। इसमें फिर लिख लेना टाइप 2 मॉडल, ठीक है। देखिए ये आप लोग को नोट्स में नहीं मिलेगा, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग को आगे जो भी चीज़ें हैं वो अगर समझ में ना आए और आप लोग फिर भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप लोग लेंदी बना सकते हो उसको। तो आप लोगों ने लिख देना है टाइप्स ऑफ 2 कंपार्टमेंट मॉडल, उसके बाद आप लोगों को 3 टाइप लिख देने हैं। अब टाइप 1 जब आप लोग को डालना है थोड़ी, तो टाइप 1 आप लोग डालिए, और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोग को देखिए, उसके बाद आप लोग को सेम ये मॉडल बनाना है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग को यहाँ से K1 देखिए, यहाँ से आप लोग को जो है दोनों जगह से एलिमिनेशन दिखा देना है। यानी कि इसमें K1 0 से भी हो रहा है और यहाँ पे K2 0, यानी यहाँ से भी एलिमिनेशन हो रहा है। यानी टाइप 1 मॉडल हमारा ऐसा होगा जहाँ पे एलिमिनेशन हमारा दोनों कंपार्टमेंट से हो रहा होगा। फिर टाइप 2 मॉडल क्या होगा, टाइप 2 मॉडल में हमारा एलिमिनेशन सिर्फ सेंट्रल कंपार्टमेंट से हो रहा होगा, यानी यहाँ पे आप लोग को सिर्फ सेम यही मॉडल बना देना है। और जो हमारा टाइप 3 होगा, टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 में हमारा एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल वाले से हो रहा है। यानी टाइप 3 में आप लोग को सिर्फ जो है इसको भी हटा देना है, सिर्फ ये वाला मॉडल बना देना है, यानी यहाँ से आप लोग को एलिमिनेशन दिखाना है। देखिए 3 टाइप हो गए, एक में आप लोग को सेंट्रल से दिखाना है एलिमिनेशन, एक में आपको पेरिफेरल से, और एक में आपको दोनों से दिखा देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अपना आंसर लेंथी बना सकते हो। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए जनरल मॉडल यही होता है। जनरल में क्या होता है कि हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट से एलिमिनेशन होता है और इन दोनों के बीच में रिवर्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका ग्राफ आप लोग समझना चाहो तो देखिए वैसे आप लोग को थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, बट बहुत सिंपल ग्राफ है, बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा देखिए होता क्या है, जैसे ये वाला देखिए, सबसे पहली बात इसमें 2 ग्राफ दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, 2 ग्राफ दिख रहे हैं। एक हमारा ये है, ठीक है, जो कि हमारा है सेंट्रल कंपार्टमेंट का, ठीक है। देखिए ये वाला जो आप लोग को, ये वाली जो आप लोग को लाइन दिख रही है, ये वाला जो ग्राफ है ये है सेंट्रल कंपार्टमेंट का, और जो ये वाला आप लोग को दिख रहा है ये है पेरिफेरल कंपार्टमेंट का। और ये हमारा कंसंट्रेशन है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ग्राफ क्या कह रहा है, सबसे पहली बात ये ग्राफ कह रहा है कि जो हमारा लॉग सी यानी कंसंट्रेशन है, तो ये देखिए जो सेंट्रल कंपार्टमेंट वाला है, देखिए हमारे जो टाइम जब 0 है तो कंसंट्रेशन हमारी सबसे हाई है, देखिए इसमें क्या हाई है। और यहाँ पे अगर पेरिफेरल की देखें तो पेरिफेरल में बिल्कुल 0 दिख रही है। थोड़ा समझिएगा, अगर आप लोगों को ग्राफ समझ में आ रहा हो, ग्राफ समझ में आता हो तो आप समझिए कि यहाँ पे ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि जो पेरिफेरल वाला यानी कि जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट है, यहाँ पे जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन भी 0 है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कह सकते हो सेंट्रल वाला है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि देखिए भाई जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन देंगे, ठीक है, तो इंजेक्शन सबसे पहले पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, पूरा का पूरा हमारा सेंट्रल में जाएगा। और देखिए सबसे पहले जब सेंट्रल में जाएगा तो सबसे पहले सेंट्रल में ही तो जाता है, पेरिफेरल में तो जाता नहीं है। तो पेरिफेरल में कंसंट्रेशन 0 होती है ड्रग की, और सेंट्रल वाले में एकदम फुल हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ ही सारी डोज एडमिनिस्टर कर दी आईवी बोलस के थ्रू। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, यहाँ से हमारी ड्रग क्या होगा, यहाँ से हमारी ड्रग जो है पेरिफेरल में जाना स्टार्ट होगी, है ना। क्योंकि देखिए भाई सेंट्रल वाला क्या होता है, सेंट्रल वाले में जब ड्रग आती है तो पेरिफेरल में भेजता है। तो अब जब पेरिफेरल में ड्रग जाएगी तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक रैपिड डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब भाई एक बात बताइए, मान लीजिए जैसे इसको समझिए, ये हमारा सेंट्रल है, ठीक है, ये हमारा पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल, ये सेंट्रल। अब सेंट्रल में मान लीजिए कि हम लोगों ने 100 mg दवा पहले दी, ठीक है, तो जब 100 mg इसमें है तो इसमें स्टार्टिंग में क्या 0 है, तो देखिए ये मान लीजिए हमारा 100 mg इसके अंदर और इसके पास 0 है। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे ये 100 mg में से कुछ mg इसके अंदर ट्रांसफर करेगा। मान लीजिए इसने कह लेते हैं कि चलो 40 mg इसने ट्रांसफर करी। अब जब 40 mg इसके पास गई तो देखिए इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई। देखिए जैसे ही यहाँ पे सेंट्रल से पेरिफेरल में गई तो इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई। लेकिन देखिए जब इसमें से कम हो रही है, जब इसमें से 40 चला जाएगा तो इसमें 60 ही तो बचेगा, यानी अब इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुई। यानी देखिए ये लगभग 60 पे आया तो ये लगभग जो है 40 पे चला गया इसी टाइम पे, इस वाले टाइम पे। अब धीरे धीरे क्या होगा, अच्छा देखिए अभी इसमें देखिए इसमें जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, इसमें जो यहाँ पे कह सकते हो कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो रही है, ये 2 चीज़ों की वजह से होगी। पहली डिक्लाइन होगी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे फिर इसका एलिमिनेशन भी तो होगा। भाई देखिए सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो ड्रग है
तो इसी सेंट्रल कंपार्टमेंट से क्या होगा, हमारा पेरिफेरल में भी जाएगी ड्रग और इसी से हमारी एलिमिनेट भी होगी ड्रग। तो यहाँ पे देखिए दोनों की वजह से क्या होगा, दोनों की वजह से यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल है इसमें कंसंट्रेशन कम होगी ड्रग की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जब सबसे पहले हमारा डिक्लाइन आता है तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आता है। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी कंसंट्रेशन और कम होगी। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में बहुत तेजी से कम हो रही है, लेकिन बाद में थोड़ा सा स्लोली कम हो रही है। तो देखिए जब स्टार्टिंग में बहुत तेजी से कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है, यानी कि जो सेंट्रल से पेरिफेरल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, इसकी वजह से हमारे कंसंट्रेशन कम होती है। और देखिए ये किस में कम हो रही है, सेंट्रल वाले में कम हो रही है। आई होप कि आप लोग थोड़ा समझ पा रहे हो सकता है आप लोगों को बिल्कुल ना समझ में आ रहा हो। अगर आप लोगों को ग्राफ नहीं समझ में आता है तब तो फिर कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा होगा, बट अगर समझ में आता है तो आप लोग समझने की कोशिश करना, और अगर नहीं समझ में आता तो स्किप कर देना ये वाला फेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिक्लाइन हुआ। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से हमारी ड्रग एलिमिनेट होना भी तो स्टार्ट होगी। जब एलिमिनेट होगी तो अब यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन देखिए एलिमिनेशन की वजह से कम होगी। और देखिए जब यहाँ पे एलिमिनेशन की वजह से कम हो रही है तो देखिए धीरे धीरे पेरिफेरल वाले में भी क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर कम हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें कम क्यों होगी, इसमें तो भाई एलिमिनेशन तो नहीं हो रहा है इसमें। तो देखिए एलिमिनेशन नहीं हो रहा, लेकिन जो पेरिफेरल में जो दवा गई है ये वापस भी तो सेंट्रल में जा रही है। यानी इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि पहले मान लीजिए 40 mg हमारी जो है पेरिफेरल में गई, लेकिन धीरे धीरे ये 40 mg वापस भी हमारी सेंट्रल में वापस भी आएगी। तो जब वापस आएगी तो क्या होगा, देखिए जब 40 mg गई तो कंसंट्रेशन बढ़ी, और जब ये 40 mg वापस आई तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन फिर से घटी। और ये जो 40 mg आई इसमें और जो इसके पास पहले से भी थी, ये सारी की सारी कहाँ गई, हमारी एलिमिनेशन में। यानी धीरे धीरे क्या होगा, दोनों की कंसंट्रेशन मतलब कम होके जीरो पे चली आएगी, यानी कि हमारी सारी दवा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस ग्राफ को समझ पाए होगे, इतना भी कुछ टफ नहीं था। अगर आप लोगों को ग्राफ समझ में आता है तो समझ गए होगे। नाउ देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे समझे हैं तो यहाँ पे देखिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउ रेट ऑफ चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन इन, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अब सेंट्रल कंपार्टमेंट में हम लोग जो है देखना चाहें कि हमारा जो है किस तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है ड्रग कंसंट्रेशन में, तो इसमें हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं DCC। देखिए CC का मतलब है सेंट्रल कंपार्टमेंट। अभी हम लोग इसको पेरिफेरल के लिए भी देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाता है DCP, ठीक है। तो DCP का मतलब पेरिफेरल कंपार्टमेंट और CC का मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट में हम लोग रेट ऑफ चेंज इन ड्रग विद टाइम को अगर देखें तो ये हमारा हो जाता है DCC/dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये चीज आप लोग ध्यान समझिएगा ये कहाँ से आया है। देखिए आपको पता है कि जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, ठीक है, तो इसमें देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले जो जैसे अगर आप लोग देखो तो जो हमारा सेंट्रल वाला है, ठीक है, यही है हमारा सेंट्रल वाला। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ से हमारी ड्रग जो है जा रही है, कहाँ जा रही है, हमारे पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। तो देखिए अगर यहाँ से ड्रग जा रही है यानी इसमें कम हो रही है, तो इसमें कम हो रही है इसका मतलब यहाँ पे ये वाली टर्म क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें से दवा जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो हमारी दवा जो है हमारे सेंट्रल से, ठीक है, और यहाँ पे पेरिफेरल में जा रही है। तो देखिए सेंट्रल से जा रही है और पेरिफेरल में, तो सेंट्रल से जाने का मतलब क्या है, K12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा K12 और किससे जा रही है, सेंट्रल से, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा K12cc, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट से हमारी दवा जो है जा रही है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे माइनस में। देखिए हम लोगों ने माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि सेंट्रल से पेरिफेरल में जा रही है, और यहाँ पे 1-2 का मतलब कि 1 से 2 यानी सेंट्रल से पेरिफेरल में, और ये हमारा माइनस में है। और बाकी देखिए बाकी अगर हम लोग देखें तो इसी सेंट्रल से हमारी दवा जो है एलिमिनेट भी हो रही है, यानी कि यहाँ से अगर बात करें एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन में भी क्या होगा भाई, दवा कम हो रही है, तो ये भी माइनस में होगा। यानी कि देखिए अब अगर एलिमिनेशन वाले को लिखें तो K10cc, देखिए K10 मतलब एलिमिनेशन और CC मतलब कि सेंट्रल कंपार्टमेंट से हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म तो माइनस में आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हो रही है कि इसी पेरिफेरल से बाद में दवा हमारी सेंट्रल में आ भी रही है। देखिए जब सेंट्रल से दवा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, यानी सेंट्रल से हमारी ड्रग जा रही है, तो उसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि कम हो रहा है। लेकिन अगर सेंट्रल में कहीं से ड्रग आ रही है तो उसको हम लोग यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। तो देखिए ये जो K21 है इसको हम लोग यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, लेकिन ये K21 कहाँ का है, ये हमारा पेरिफेरल का है। तो यहाँ पे देखिए K21cp ये हमारा प्लस में है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारी सेंट्रल में दवा आ भी रही है। तो तीन तरीके से यहाँ पे देखिए सेंट्रल कंपार्टमेंट में हमें ड्रग का कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो है एलिमिनेशन हो रहा है, और फिर यहाँ से हमारी पेरिफेरल में जा रही है, तो ये दोनों माइनस में हो गए, लेकिन पेरिफेरल से जब वापस आ रही तो हमारा प्लस में हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें अगर हम लोग वेरियस टर्म्स को देखें तो CC हमारा हो जाता है ड्रग कंसंट्रेशन इन सेंट्रल कंपार्टमेंट, CP हमारा हो जाता है ड्रग कंसंट्रेशन इन पेरिफेरल कंपार्टमेंट, और उसके बाद देखिए K12 हमारा हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल, और 21 हो जाता है फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल, और K10 क्या हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट।
तो देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाती है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए यही सिमिलर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे इस जो है अपने पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए भी लिखेंगे। अब एक बात बताइए भाई, पेरिफेरल में तो सिर्फ दो ही चीज़ हो रही है, एक तो ड्रग इसमें आ रही है, एक तो ड्रग इसमें जा रही है। तो देखिए जब यहाँ पे पेरिफेरल में ड्रग आएगी तो आएगी मतलब ये प्लस में, यानी इसको मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्लस में K12, और आ कहाँ से रही है, CC सेंट्रल से, तो हम लोग लिखेंगे प्लस K12 CC यानी सेंट्रल से। और देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, पेरिफेरल से सेंट्रल में वापस जा रही है, तो देखिए जब यहाँ से जाएगी यानी इसमें से कम होगी तो इसको माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा K21 और CP, यानी कि हमारे पेरिफेरल कंपार्टमेंट से जा रही है। तो ये बन जाती है इक्वेशन 2। बाकी देखिए ये सब टर्म्स हम लोगों ने देखी भाई। देखिए CP हमारा क्या है, CP हमारा ड्रग कंसेंट्रेशन इन पेरिफेरल कंपार्टमेंट, ठीक है। और हमारा बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने देखी, वहाँ पे K21 K12 क्या है, सब चीज़ें देख ली। तो अब देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें नाउ, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू वी डी इंटू सी। यहाँ पे x क्या होता है, x होता है अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग, और c होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग। और यहाँ पे Vd क्या होता है, Vd हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर देखिए अगर x इज इक्वल टू वी डी इंटू सी होता है तो क्या c इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी डी हो सकता है। भाई सिंपल मैथमेटिक्स है। हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो है Vd जो है x के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू क्या मिली, x अपॉन वी डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए c की वैल्यू हमें मिली x अपॉन वी डी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो इक्वेशन हमें दिख रही है, देखिए इस वाली इक्वेशन में भी, दूसरी वाली में भी और पहली वाली में भी हम लोग को जितना जहाँ भी आप लोग को c दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को x लिख देना है, ठीक है, x और v लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे x और v को पुट करें अपने इन दोनों इक्वेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो है, जो हमारी पहली दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों में अगर हम लोग यहाँ पे c की वैल्यू जो है x अपॉन वी डी को सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ पे हमें इस तरीके से दो इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली वाली में जब करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, यानी ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ये वाली इक्वेशन है। देखिए आप लोग इतना खुद से दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पे CP की जगह हमें क्या लिखना है, x अपॉन v। तो देखिए CP की जगह क्या आ गया, CP की जगह आ गया XP अपॉन VP, क्योंकि देखिए भाई ये हमारा P वाला है, पेरिफेरल वाला है। तो यहाँ पे XP मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग इन पेरिफेरल और VP मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन पेरिफेरल, ठीक है। और बाकी देखिए XC अपॉन VC, तो ये हमारा CC की जगह आ गया XC अपॉन VC। तो इसी तरीके से हमारी ये पहली इक्वेशन हो गई, जिसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे, क्योंकि देखिए पहली दूसरी हम लोग मान चुके हैं। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें इस तरीके से मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा XC और XP है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल, और VC और VP क्या है, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल, ठीक है। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा हो जाता है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन सेंट्रल। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स में भी आप लोग देख लीजिएगा, इसीलिए देखिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नोट्स देख भी रहे हो, क्योंकि नोट्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि यू नो देखिए नोट्स थोड़ा सा हमें बनवानी पड़ रही है। बट हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जो तीसरी और चौथी इक्वेशन है, अगर हम लोग यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब देखिए आप लोग बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हो कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बस आप लोगों को डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, यानी कि इस तीसरी वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और इस चौथी वाली का करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी इंटीग्रेशन करने के बाद। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इस इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन में जो एक्सओ है, ये हमारा डोज गिवन इंट्रावेनसली, यानी कि कितनी डोज हम लोगों ने दी। ये देखिए जो एक्सओ है ये हमारी है कितनी डोज हम लोगों ने दी इंट्रावेनस, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। टी हमारा टाइम है, ठीक है, और अल्फा बीटा हमारा हाइब्रिड फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन फेज के लिए। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे यही है कि आप लोग को जो है ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत याद करनी पड़ेंगी, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये टिपिकल टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग यहाँ पे टाइप्स वगैरह डाल देना और ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देना। और देखो हम यहाँ पर मान लीजिए चलो आप लोग यहाँ तक नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप इतना तक कर लेना, ठीक है, कि इतनी इक्वेशन याद कर लेना। अब भले आप लोग जो है थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें अगर नहीं याद कर पा रहे हो, इंटीग्रेशन थोड़ा सा हो सकता है और टिपिकल हो जाए, तो ये सब अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो इतना आप लोग कर देना कि इक्वेशन लिख देना आप लोग, इतना भी हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो अल्फा बीटा है ये हमारे जो है डिपेंडेंट होते हैं इस K21 K12 और इन सब पे, ठीक है। और जो हमारी फिफ्थ और सिक्स्थ है ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट को जो है डिस्क्राइब करती है किसी गिवन टाइम टी पर। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इनके बीच में रिलेशनशिप देखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाता है K12 प्लस K21 प्लस K10, और अल्फा बीटा हो जाता है K21 इंटू K10।
तो ये हमारी यहाँ पे थोड़ा बहुत इक्वेशन वगैरह हो जाती है और इस तरीके से आप लोग को थोड़ा बहुत लिख के आनी है, तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा आईवी बोलस, ठीक है, ओपन मॉडल आईवी बोलस, और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करी इसके काइनेटिक्स को, काइनेटिक्स ऑफ मल्टीपल डोजिंग, ठीक है, आईवी बोलस काइनेटिक्स ऑफ मल्टीपल डोजिंग। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा बहुत अपने डोजेज रेजिमेंट के बारे में। तो देखिए डोजेज रेजिमेन की बात करें तो डोजेज रेजिमेन क्या होता है, देखिए आप लोगों को डोजेज रेजिमेन डायरेक्टली नहीं दे रखा है आप लोग के सिलेबस में, बट इसी के अंदर हमारे ये सब टॉपिक्स आते हैं, स्टडी स्टेट, ड्रग लेवल्स, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, ये सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए डोजेज रेजिमेन क्या होता है कि ये हमारा एक सिस्टमेटिक प्लान होता है कि हमें कोई भी दवा किस तरीके से देनी है पेशेंट को, जैसे कि हमें कोई पेशेंट को किसी भी दवा की कितनी डोज देनी है, कितना किस रूट से देना है और कितने टाइम के लिए देना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जिस भी मेथड से जो है कह सकते हो कैलकुलेट करते हैं, तो वही सारी चीज़ें हमारी डोजेज रेजिमेंट के अंदर आ जाती हैं। और बाकी ये इंश्योर करता है कि जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो हमारी इस तरीके से ली जाए कि उसका थेरापेटिक लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहे और टॉक्सिसिटी ना हो। देखिए आपको पता है कि एक हमारा होता है जो है कह सकते हो मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन, ठीक है, और एक होता है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और एक होता है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो ड्रग है, ठीक है, वो कह सकते हो अपनी थेरापेटिक रेंज में रहे, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिसिटी लेवल को क्रॉस ना करने पाए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें अगर हम लोग इसके कंपोनेंट्स में डिस्कस करें तो यहाँ पे जैसे हमारा डोज हो जाता है, तो डोज क्या होता है, डोज की मतलब सिंपल सी बात यही है कि एक बार में दवा का जितना अमाउंट हम लोग देते हैं एक रिक्वायर्ड थेरापेटिक रिस्पांस के लिए, वो हमारा हो जाता है डोज। जैसे कि आप लोगों को पता है पैरासीटामॉल की कम से कम 500 mg हमें चाहिए होती है, तभी हमें उसका रिस्पांस मिलता है, उससे कम हम लोग लेंगे तो कोई खाने का फ़ायदा ही नहीं है। डोजिंग इंटरवल की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए डोजिंग इंटरवल हमारा वो टाइम होता है दूसरी डोज देने का। जैसे मान लीजिए कि कोई दवा आप लोगों ने सुबह खाई, तो अगली दवा आप लोग को अगले दिन खानी है कि शाम को खानी है कि दोपहर में खानी है, तो वो हमारा डोजिंग इंटरवल हो जाता है, एक दो दवाओं के बीच का जो है टाइम। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स अ डे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत ये भी हमारा डोजिंग इंटरवल जैसा ही हो जाता है कि अगर मान लीजिए आप लोग को 2 बार खानी है, ठीक है, या फिर डेली 1 बार खानी है या फिर थ्राइस अ डे, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और ड्यूरेशन मतलब कि कितने दिनों के लिए खानी है, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते। और रूट्स मतलब कि किस रूट के थ्रू आप लोग को दवा लेनी है, ओरल से लेनी है, आईवी के थ्रू लेनी है, तो ये सारी हमारे इसके कुछ कंपोनेंट्स हो जाते हैं। बाकी देखिए ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे देखिए इन सारी चीज़ों को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हम लोग यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन रख पाएँ। देखिए स्टेडी स्टेट मतलब कि ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो एक रिक्वायर्ड थेरापेटिक रिस्पांस हमें चाहिए उस लेवल को हम लोग मेंटेन कर पाएँ। देखिए अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तब आप लोग और समझ जाओगे। और जो हमारा इनइफेक्टिव, ठीक है, सब थेरापेटिक लेवल्स मतलब कि जो इनइफेक्टिव है, जिसका कोई काम ही नहीं है, और या फिर जो हमारा टॉक्सिक लेवल है जो कि डेंजरस है, उसको अवॉइड कर पाएँ। ठीक है, जैसे पैरासीटामॉल की बात करें तो अगर आप लोग उसकी 200-300 mg खा रहे हो तो वो इनफेक्टिव है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खा लोगे तो हो सकता है वो डेंजरस भी हो जाए। और यहाँ पे पेशेंट कंप्लायंस मतलब कि हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं कि पेशेंट उसको जी फॉलो कर सकें। तो ये सारा हमारा डोजेज रेजिमेंट के अंदर चीज़ें आ जाती हैं और इसी के अंदर हमारा सबसे पहले आ जाता है स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल्स। अब यहाँ पे देखिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल्स क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई दवा है, ठीक है, अब कोई दवा है, अब उसको जब हम लोग यहाँ पे बार बार, ठीक है, एक फिक्स रेगुलर इंटरवल के बाद जब बार बार उसको लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में उसका जो एलिमिनेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे ज़्यादा होता है जो हम लोग यहाँ पे दवा ले रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसकी वजह से हमारा एक स्टेडी स्टेट मेंटेन हो जाता है। अब हो सकता है अभी आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो, देखिए अभी इसको हम लोग एक ग्राफ से समझेंगे तब आप लोग बहुत बेटर समझ पाओगे, थोड़ा सा लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, अभी आप लोग इस ग्राफ को देखो और इससे आप लोग समझने की कोशिश करना। देखिए मान लीजिए कि कोई एक दवा है और इस दवा का कह सकते हो जो एक मिनिमम रिस्पॉन्स वाली डोज है वो है 100 mg, यानी 100 mg दवा की चाहिए तभी उसका एक्शन आएगा। और यहाँ पे देखिए 200 mg इसकी कह सकते हो एक मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, यानी कि कह सकते हो ये हमारी इसके ऊपर गए तो हमारा कह सकते हो टॉक्सिक इफेक्ट आ सकता है, और ये हमारा मिनिमम, यानी इतना तो हमें चाहिए ही रिस्पॉन्स देने के लिए, और हमें इन दोनों के बीच में रहना होता है जनरली। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि आप लोगों ने सबसे पहले जब 100 mg दी, ठीक है, तो 100 mg आप लोगों ने दी, अब 100 mg दी तो यहाँ पे उसका रिस्पांस आया। अब 100 mg देने के बाद देखिए क्या होगा कि मान लेते हैं कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो है हमारी यहाँ पे 20 मिनट,
20 मिनट इसकी हाफ लाइफ है। अब 20 मिनट अगर इसकी हाफ लाइफ है तो इसका मतलब क्या है कि 20 मिनट में ये यहाँ पे 100 से 50 mg में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में दी 100 mg, लेकिन 20 मिनट इसकी हाफ लाइफ थी, तो 20 मिनट बाद देखिए क्या हुआ, ये 50 mg पहुँच गई। अच्छा, जब 50 mg पहुँच गई तो ये तो हमारे काम की है नहीं, तो अब हमें दोबारा से अगर इफेक्ट चाहिए तो हमें दोबारा से दवा देनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने माना कि 20 मिनट, देखिए वैसे तो 20 मिनट बाद कोई दवा नहीं दी जाती है, बट एक सिंपल समझने के लिए आप लोग इसको 20 घंटे समझ लो, जो भी आप लोग को समझना है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। तो मान लीजिए कि 20 मिनट बाद आप लोगों ने उसी दवा की दोबारा एक डोज ली 100 mg की, ठीक है, उसकी डोज फिक्स है 100 mg। अब जब दोबारा आप लोग लोगे 100 mg तो क्या होगा भाई, 50 तो अभी भी थी ना, देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ था कि ये अपने इनिशियल की हाफ हो गई थी, तो 50 ब्लड में अभी भी थी, और आप लोगों ने 100 दोबारा से ले ली, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, ब्लड में कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 150 mg, ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 150 पहुंच गई। अच्छा, अब ये 150 भी क्या होगा भाई, इसका भी हाफ लाइफ, यानी कि लगभग 20 मिनट बाद ये भी अपनी कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी, तो 150 का हाफ मतलब ये 75 हो गई। अब दोबारा जो है 20 मिनट बाद आप लोगों ने जो है, यानी कि कह सकते हो टोटल यहाँ पे 40 मिनट बाद आप लोगों ने दोबारा दवा ली। अब दोबारा जब ली 100 mg, तो अब ये देखिए 75 पहले से थी, 100 बाद में ली तो 175 हो गई, ठीक है। तो अभी देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी जितना ले रहे हो उतना कम होता जा रहा है, लेकिन अभी देखिए बहुत एक मैजिकल सिचुएशन क्रिएट होगी कि देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 हाफ लाइफ हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे 175 लोगे तो जब तीसरी हाफ लाइफ यहाँ पे बीतेगी तो ये 175 भी अपनी हाफ हो जाएगी, यानी लगभग 88 के पास आसपास। तो यहाँ पे देखिए अब ये हाफ हो गई, 88 हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी 3 हाफ लाइफ हो गई, अब 88 हो गई, फिर से आप लोगों ने दवा ली तो ये लगभग 100 mg फिर से ली तो 188 पहुँच गई। अब ये 188 यहाँ पे फिर से जब इसकी हाफ लाइफ बीतेगी तो ये 94 में हो जाएगी। 94 के बाद फिर से आप लोगों ने दवा ली, ये 194 हो गई। फिर से आप लोगों ने फिर से इसकी हाफ लाइफ हुई 97, अब फिर से आप लोगों ने दवा ली तो यहाँ पे ये 197 हो गई। अब देखिए अब आप लोग, अब क्या हुआ, जब ये 197 पहुंच गई तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जब ये अपनी सिक्स्थ हाफ लाइफ के बाद जाएगी तो देखिए सिक्स्थ हाफ लाइफ के बाद यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, 99, यानी लगभग यहाँ पे 100 के बराबर ही है। और अब अगर फिर से आप लोगों ने 100 mg ली तो ये कितना हो जाएगा, 199। तो अब इसका 199 का हाफ कितना होगा, अप्रॉक्स 100 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब 100 mg बची हाफ लाइफ के बाद, अब फिर से आप लोगों ने 100 ली तो 200 पहुंच गई, फिर इसकी हाफ लाइफ के बाद 100, अब फिर से आप लोग 100 लोगे तो फिर से 200, यानी कि अब देखिए अब आप लोग यहाँ पे दवा जो है 100 mg ले रहे हो और 100 mg ही एलिमिनेट भी हो रही है। यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो 5 हाफ लाइफ लगभग, देखिए 1 2 3 4 5, लगभग 5 हाफ लाइफ के बाद क्या है कि जब आप लोग यहाँ पे दवा ले भी रहे हो तो यहाँ पे क्या है, हमें एक जो है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, यानी कि अब यहाँ पे फर्दर जो है डोज बढ़ाने पर, मतलब कि डोज हमें नहीं बढ़ाना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब पता चले 100 के बजाय 200 mg ले लो, तब तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 100 + 200 300 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग एक फिक्स डोज को हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है लेते रहते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद हमें एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर हो जाता है। यानी कि देखिए समझ रहे हो ना आप लोग, देखिए फील करिए आप लोग कि 100 mg बची है यहाँ पे, सिक्स्थ हाफ लाइफ के बाद 100 mg बची, और फिर आप लोगों ने 100 ली तो 200 हो गई, और फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, हाफ लाइफ के बाद यहाँ पे फिर ये अपनी आधी हो जाएगी, 100 हो गई, फिर से आप लोगों ने 100 ली, फिर से 200 पहुँच गई, फिर हाफ लाइफ के बाद 100 हो जाएगी, फिर से 100 ली 200 पहुँच गई, फिर हाफ लाइफ के बाद 100 100 200 100 200, यानी कि अब ये इसी रेंज में मेंटेन रहेगी, ना तो कुछ कम होगी ना तो कुछ ज़्यादा होगी। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल्स। और ये हमें कब देखने को मिलता है, ये हमें लगभग जो है 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद देखने को मिलता है, और ये हमारा थेरापेटिक इफेक्ट मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विदाउट टॉक्सिसिटी, यानी कि बिना टॉक्सिसिटी कॉज किए। तो स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल्स को पहचान के हम लोग यहाँ पे जो है एक ऐसा रेजिमेंट डिजाइन कर सकते हैं कि थोड़े टाइम बाद यहाँ पे पेशेंट के जो है प्लाज्मा में ड्रग की कंसनट्रेशन यहाँ पे अचीव्ड रहे, ठीक है, हाफ लाइफ के बाद भी यहाँ पे जो है उसको इफेक्ट है वो यहाँ पे कंटिन्यू मिलता रहे। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए भाई करेक्ट डोजिंग रेजिमेंट डिजाइन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पे इसको मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। देखिए हाँ, जैसे कुछ ऐसी दवाएं होती है जिनका ये थेरापेटिक, देखिए ये होता है थेरापेटिक विंडो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब जिनका ये बहुत कम होता है ना, उनमें हमें ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इससे ऊपर गया तो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकता है। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक टॉपिक हमारा आ जाता है लोडिंग डोज। अब लोडिंग डोज क्या होती है, देखिए लोडिंग डोज मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई दवा है, तो कोई दवा जब आप लोग पहली बार खा रहे हो, ठीक है, तो पहली बार खाने पे क्या है कि उसकी इनिशियल एक हाई डोज हमें देनी पड़ती है, कभी कभी, हमेशा नहीं। कुछ ऐसी दवाएं होती है जब इनिशियली हमें उनकी एक हाई डोज देनी पड़ती है ताकि वो जो एक रिक्वायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसको यहाँ पे तुरंत अचीव कर लें, तो उस डोज को हम लोग बोलते हैं लोडिंग डोज।
जैसे देखिए लोडिंग डोज ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि इसकी जो है एक रिक्वायर्ड जो है कह सकते हो प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 mg है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लोडिंग डोज लगभग 200 mg दे सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही 200 mg दे दी, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में हम लोग 200 mg देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाद में भी हम लोग 200 देंगे। स्टार्टिंग में अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट ही 200 से करें तो 200 देने पे क्या होगा, हाफ लाइफ के बाद ये 100 जाएगी, तो फिर से हम लोग जब 100 देंगे। लेकिन देखिए एक लोडिंग डोज मतलब एक बार ही देनी होती है, तो अगर हम लोग एक बार में ही थोड़ी ज़्यादा डोज दे देंगे तो इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगा, काफ़ी लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगी। तो हमें यहाँ पे तुरंत एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लोडिंग डोज वही है कि जो हमारी इनिशियल हायर डोज हमें कभी कभी देनी पड़ती है ताकि हमारा रैपिडली जो है एक थेरापेटिक रिस्पांस हमें देखने को मिले, तो वो हमारी होती है लोडिंग डोज। बाकी इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे CSS इंटू VD/F। अब इसमें CSS क्या होता है, डिजायर्ड स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमें डिजायर्ड होता है वो हमारी यहाँ पे उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। VD हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और F हमारा यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी को जो है डिनोट करता है। अब इसके पर्पज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है बहुत तेज़ी से जो है एक कह सकते हो रिस्पांस चाहिए होता है, तो वहाँ पे कह सकते हो हमारे टाइम को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे तुरंत हमें रिस्पांस मिल जाए इमरजेंसी सिचुएशन में स्पेशली, तो वहाँ पे हम लोग लोडिंग डोज दे सकते हैं। और ये हमारा क्विकली इनिशिएट ड्रग एक्शन वेयर द डिले कुड बी हार्मफुल, यानी कि जहाँ पे डिले हमारा जो है हार्मफुल हो सकता है, वहाँ पे जैसे मान लीजिए सीजर हो गया, एरिथमिया हो गया, तो यहाँ पे तुरंत हमें चाहिए होता है कि तुरंत हमें एक्शन मिले, तो यहाँ पे भी हम लोग जो है लोडिंग डोज देते हैं ताकि तुरंत जो है रिस्पॉन्स हमें तुरंत जो है मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेंटेनेंस डोज। तो देखिए अब मेंटेनेंस डोज क्या होती है, मेंटेनेंस डोज हमारी वो डोज होती है जो कि स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे देखिए इसी एग्जांपल में आप लोग समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में 200 mg जो है लोडिंग डोज दे दी। अब 200 जब लोडिंग डोज दे दी तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको अगर हमें मेंटेन रखना है तो मेंटेन रखने के लिए हम लोग फिर बाद में कितना देंगे, बाद में हम लोग 100 mg देंगे। देखिए अगर मान लीजिए 200 के बाद यहाँ पे अगर आप लोगों ने दोबारा 200 दी तो क्या होगा, 200 के बाद हाफ लाइफ के बाद ये कितनी बचेगी 100, और 100 के बाद 200 अगर आप लोगों ने दी तो ये क्या हो जाएगा, ये 300 पे चली जाएगी। यानी देखिए मेंटेनेंस डोज यहाँ पे कितनी होगी 100 mg, लेकिन लोडिंग डोज कितनी हो जाएगी 200 mg। तो ये हमारा हो जाता है मेंटेनेंस और लोडिंग डोज। बाकी इसका फॉर्मूला भी हमारा यहाँ पे देखिए मेंशन होता है, ठीक है, TS। यहाँ पे भी यहाँ पे हमें क्लियरेंस को बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। जिस ड्रग का क्लियरेंस ज़्यादा होता है उसकी मेंटेनेंस डोज भी ज़्यादा होती है। भाई क्लियरेंस मतलब कि हमारा सिंपल सी बात है कि ड्रग हमारी बॉडी से कितनी तेज़ी से बाहर निकल रही है, तो ज़्यादा एलिमिनेशन होगा, अगर ज़्यादा फास्ट एलिमिनेशन होगा तो हमें ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी। और T हमारा डोजिंग इंटरवल हो जाता है और यहाँ पे हमारा F हमारी बायो अवेलेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे जो है मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला। और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लियरेंस है ये हमारा बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हाई क्लियरेंस है तो हमें हाई मेंटेनेंस डोज रिक्वायर्ड होगी। बाकी देखिए कुछ ड्रग्स की लो बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही लो होती है, तो वहाँ पे अगर हम लोग जो है टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं तो हमें बहुत ही हाई डोज देनी पड़ सकती है। और अगर IV दे रहे हैं तब तो चलो काम बन जाएगा, क्योंकि IV में बायो अवेलेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ओरल रूट से बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है तो हमें हाई डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ज़्यादा अगर बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसका मतलब कि बहुत कम डोज हमारी ब्लड में पहुंचेगी, तो हमें ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए। और मेंटेन्स इफेकेसी विदाउट टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉक्सिसिटी से भी हम लोग यहाँ पे बच के रहते हैं मेंटेनेंस डोज की वजह से। और क्रिटिकल होता है हमारे यहाँ पे ऐसी दवाओं के लिए जिसमें हमें लॉन्ग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन चाहिए होता है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे यूनिट नंबर 4। आई होप कि आप लोग को थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, ज़्यादा तो नहीं आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।